हेलो एंड वेलकम टू बीकेबी हाईटेक स्कूल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने घर पर ऑनलाइन अध्ययन करते हुए सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से होंगे। मैं 2-3 दिनों से अधिक व्यस्त था, जिसके कारण मैं कक्षा नहीं ले सका था। फिर भी होमवर्क, असाइनमेंट, टेस्ट वगैरह हुआ। आज हम लोग अपने विषय जीव विज्ञान में 7वां पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। 7वां पाठ का नाम है विकास। ऐसे विकास को तो डेवलपमेंट कहते हैं, लेकिन यहाँ विकास से मतलब क्रम विकास से है, इसलिए हम यहाँ पर क्रम विकास ही लिखेंगे। क्रम विकास को इंग्लिश में इवोल्यूशन कहा जाता है। डेवलपमेंट और इवोल्यूशन में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? देखिए, डेवलपमेंट और विकास की अगर मैं बात करूं तो यह कलम के आकार में वृद्धि हो जाएगा, ये भी विकास कहा जाएगा। एक व्यक्ति की आर्थिक आमदनी बढ़ जाएगी, वो विकास है। अच्छे से रहन सहन करने लगा, वो विकास कर रहा है, माइंड डेवलप करता है ना। लेकिन क्रम विकास का मतलब क्या है? क्रम विकास का मतलब हम क्रमिक विकास से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर विभिन्न घटनाक्रम हुए, बहुत सारे युग आए और एक युग के बाद दूसरा युग बीता, तीसरा युग बीता, चौथा युग बीता। युग बीतते गया और पृथ्वी पर जीवों का विकास हुआ। समय के साथ साथ, बदलते समय के साथ साथ इस पृथ्वी पर जो जीवों का विकास हुआ, या मैं यूं कहूं तो इस पृथ्वी पर एक प्रजाति से दूसरे प्रजाति, तीसरे प्रजाति, फिर चौथी प्रजातियां जन्म लेती गई। हालांकि इस जन्म लेने के दौरान बहुत लंबा वक्त लगा। एक प्रजाति से दूसरे प्रजाति में जन्म ले लेना या बन जाना, ये 100-200 साल की बात नहीं है, 1000 साल की बात नहीं है। लाखों करोड़ों वर्ष लग सकते हैं। इसको कहा जाता है क्रम विकास। मैंने जो अभी समझाया, इसके आधार पर आपके मस्तिष्क में तो बात आ ही गई होगी कि हम इस पाठ में किसकी चर्चा करेंगे। जी हाँ, इस पाठ में हम चर्चा करेंगे कि इस पृथ्वी पर जीवधारियों का विकास किस रूप में हुआ, कैसे ये पेड़ पौधे बन गए, कैसे मछलियां बन गई, कैसे मनुष्य बन गया, कुत्ते, भेड़, बकरी, मच्छर, बैक्टीरिया, वायरस। मतलब कि इस पृथ्वी पर किसी जीव की उत्पत्ति कैसे हुई और फिर उस जीव से ये इतने प्रकार के जीव या जीवों की प्रजातियां कैसे बन गई। हम इन्हीं सभी प्रश्नों को इस पाठ से समझने का कोशिश करेंगे। हम अपने चारों ओर नित्य रोज लाखों करोड़ों जीव जंतुओं को देखते हैं, और सभी जीव जंतु भिन्न भिन्न प्रकार के होते, एक ही प्रकार के नहीं होते हैं।
उन कोई एक कोशिकीय होता है, कोई बहुकोशिकीय होता है, कोई इतना छोटा होता है, कोई इतना बड़ा होता है। और स्थान, एक ही स्थान पर कुत्ता, भेड़, बकरी, सियार, गधा, हाथी, बिल्ली सब नहीं रहते। सबके रहने का वास स्थान अलग अलग होता है और जीवन जीने का तरीका, खान पान सब अलग अलग होता है। जैसे शेर मांसाहारी है, बकरी शाकाहारी है, मुर्गा दाना खाती है। जितने भी जीव जंतु मिलते हैं उन सब का रहन सहन, वास स्थान सब अलग अलग। वातावरण के अनुरूप हम जानते हैं कि बहुत समय समय पर इस पृथ्वी पर का वातावरण बदलता है। जैसे कभी सुना होगा जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो आग का गोला था, लेकिन उस आग के गोले में कैसे क्रमिक परिवर्तन हुआ कि आज ऐसी पृथ्वी है जिस पर कि सारे जीव रहते हैं। बदलते वातावरण में कैसे जीव रह पाते हैं? मैं तो यूँ कहूँ कि ये इतनी जो प्रजातियां आपको दिखाई देती है अपने आँखों से, वो सब के सब वातावरण में अपने आप को ढालने की कोशिश में बने। सब धीरे 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 परिवर्तन हुआ है और अपने वातावरण को बदलने के लिए या उत्पन्न हुए नए वातावरण में अपने आप को ढालने के लिए जीव अपने शरीर के अंदर बदलाव लाते हैं। जैसे अगर मैं मेढक की बात करूं तो मेढक कैसे उत्पन्न हुआ? मेढक क्या है मालूम है? उभयचर है, जल में भी और स्थल में भी रहता है। और जल स्थल की अगर बात करते हैं हम तो मेढक का भ्रूण देखिए और मछली का भी भ्रूण देखिए, एक ही जैसा दिखेगा। इसका मतलब कि मेढक भी कभी मछली ही था, लेकिन उसमें से खटपटवा मछली था। जैसे हमारे समाज से समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो दबंग हैं और बहुत जिद्दी होते हैं। वो कहेंगे नहीं हम ये काम करेंगे तो करेंगे ही। उसी तरह मान लीजिए कि मछलियाँ इस पृथ्वी पर थी, क्या उसमें से कोई एक दो ऐसी मछली नहीं होगी जो पानी में तो रहती है लेकिन वह अलग थलग किनारे रहकर? सभी मछलियाँ तो जल में थी, लेकिन इसमें से कुछ खटपट मछली किनारे आकर रहने लगी। ऐसे ही मन की जिद्दी। और कुछ दिन रहने के बाद इनका मन हुआ कि चलो थोड़ा सा स्थल पर, थोड़ा सा मिट्टी पर है, आज 5 मिनट, 4-5 दिन के बाद इसी तरह रोज कोशिश करते करते 10 मिनट, आधा घंटा, कुछ उन्हीं में से ऐसी मछलियाँ उत्पन्न हो गई जो 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा भी रहने के लिए शक्ति अपने अंदर लाती। अब ये शक्ति कहाँ से आती है मत पूछिए मेरे से। आप भी रोज ऐसे अंगुली नवाइए, आज इतना नहाता है, और रोज नहाते 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 एक दिन ऐसा समय आएगा कि ये पूरा ये जो है इसमें सट जाएगा। शरीर का व्यायाम है, एक्सरसाइज है। आप अपने शरीर के अंदर जैसा बदलाव चाहते हैं वैसा बदलाव आ सकता है, बशर्ते आप अभ्यास करते हैं अगर तब। तो ये मछली जो है इसी तरह हमेशा अभ्यास करती रही। इसकी प्रजातियाँ जितनी भी है
और हम जानते हैं कि अगर जननिक बदलाव हो गया तो आनुवांशिक हो जाता है विभिन्नता, और उस विभिन्नता का संचयन भी होता है, यानी आने वाले अगले पीढ़ी में भी वो विभिन्नता जाएगी। अन्य मछलियों की अपेक्षा जो इसमें विभिन्नता है वो विभिन्नता का संचयन होता है, जिसके द्वारा आने वाले अगले पीढ़ी में वो विभिन्नता जाती है। तो उसके बेटे भी उनके बेटे में भी ऐसी क्षमता रहने लगी कि वो किनारे या मिट्टी पर रहने की क्षमता ढाली, और धीरे धीरे जैसे मछलियों के गिल्स होते हैं, वही गिल्स जब हवा से सांस लेने की कोशिश में धीरे धीरे गिल्स में बदलाव हुआ और वह फेफड़ा बन गया। उसी तरह शरीर के अंदर धीरे धीरे बदलाव लाते लाते अब इसका आकार, जैसे मछलियों के फिन्स होते हैं तो धीरे धीरे ये मछलियाँ पैर जमीन पर पैर पटकते धीरे धीरे छोटे छोटे पाँव आ गए। उनका आगे का स्ट्रक्चर देखते ही सब के सब ये बदलाव, मतलब मैं ये नहीं कहता कि आज एक मछली और मेढक बन गया, ऐसा नहीं। ये जो बदलाव है ना, ये बदलाव बहुत धीमी प्रक्रिया है। हमें कितना बार जन्म लेना पड़ेगा मछली से मेढक बनते हुए देखने के लिए, आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ये मानना है विज्ञान का कि नए प्रजाति जो उत्पन्न होते हैं वो अपने अंदर लाए हुए बदलाव के कारण होते हैं, और वो बदलाव बदलते हुए वातावरण के लिए अनिवार्य होता है। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी का विकास जो हुआ है, उन सभी के अंदर जो बदलाव हुआ है, वो बदलाव इस बदले हुए वातावरण में अपने आप को ढालने के लिए हुआ है, या अपने मन में अधिक इच्छा शक्ति को पालने के कारण हुआ है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। और ये जिद उनके शरीर में ऐसा बदलाव लाया कि आने वाले समय में वो नए प्रजाति कहला गए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि विचारक मनुष्य, एक ऐसी शक्ति है, शक्ति कहूँगा, क्योंकि कोई भी परिवेश हो जाए, चाहे जैसा भी वातावरण हो जाए, इस मस्तिष्क के अंदर ऐसी क्षमता है कि वो अपना जुगाड़ पानी लगा लेगा और उस बदले हुए वातावरण में निवास कर जाएगा, रह जाएगा। जीव विज्ञान की जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है वह एक महान उपलब्धि के रूप में जाना जाता है क्रम विकास का सिद्धांत। क्रम विकास का सिद्धांत यानी हमारे इस पृथ्वी पर जो जीवों की अलग अलग प्रजातियां उत्पन्न हुई है वो प्रजातियां क्रमिक विकास है जीवों की। तो चलिए अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्रम विकास का आपके पुस्तक के अनुसार अर्थ क्या है ना? तो देखिए, अगर मैं बात करूं कि क्रम विकास का सिद्धांत वर्तमान जो जीव जंतु हैं इस संसार में उनकी उत्पत्ति पूर्व उपस्थित अनेक अन्य जीव जंतुओं से हुई है। यह क्रम विकास का सिद्धांत कि जितने भी वर्तमान में जीव जंतु हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्रम विकास का सिद्धांत क्या है। अब मैं बोर्ड पर लिखूंगा नहीं, मैं उस समय से तो समझा रहा था यही बात, तो आप क्रम विकास का सिद्धांत क्या है। वर्तमान जीव जंतु इस संसार में हैं, उन सभी की उत्पत्ति पहले से उपस्थित
अनेक अन्य जीव जंतुओं से हुई है। यह है क्रम विकास का सिद्धांत। यानी पूर्व जीव से ही नए जीव उत्पन्न हुए। ये पूर्वज कौन से पूर्वज की बात कर रहे हैं? जो पहले इस पृथ्वी पर जीव थे, जिनसे नए जीव उत्पन्न हुए। ये पूर्वज अपेक्षाकृत पहले सरल थे। सरल मतलब साधारण। और जैसे जैसे समय बदला, वातावरण बदला, और वातावरण में अपने आप को ढालने के चक्कर में उस जो पूर्वज थे अपने शरीर में थोड़ा थोड़ा, शरीर की बनावट में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन लाते गए, बदलाव लाए, और जिसके कारण आने वाले समय में नई प्रजातियां हुई। तो धीरे धीरे कई पीढ़ियों तक इनसे आनुवंशिक परिवर्तन होते गए, यानी आनुवंशिक विभिन्नता का संचयन हो, या वास्तविक रूप में क्या होना चाहिए? आनुवंशिक विभिन्नता का संचयन होता गया। ये सब परिवर्तन उनमें एकत्र होते गए, मतलब संचयन होते गया, आज जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान में जो भी जीव जंतु हैं उन सब का उदय हुआ। अगर आनुवंशिक विभिन्नता का संचयन नहीं होता तो वर्तमान में इतने प्रकार के जीव जंतु की आप कल्पना नहीं कर सकते, है ना। इसका तात्पर्य है कि सभी जीव जंतु अपने सामान्य अवतरण के कारण ही एक दूसरे से संबंध भी है। वैसे हम बंदर कैसे, उसी तरह मेढक का मैंने बताया मछली, उसी तरह आप अनुमान लगाकर देख सकते हैं, है ना, कि बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं जो ऐसा लगता है कि ये उनके पूर्वज होंगे, है ना, क्लोज रिलेटेड है। इनके पूर्व इतिहास को इनके सामान्य पूर्वज समूह तक खोज सकते हैं अगर इतिहास उठाए तो, कि कौन सा जीव किस जीव से उत्पन्न हुआ है। अधिकांश जीव जंतुओं के विकास में एक महत्वपूर्ण बात यह रहा है कि इनका अनुकूलन किसी विशेष वातावरण के प्रति बढ़ता गया। अब गर्मी आ जाता है ज़्यादा, तो क्या जिनके पास उपाय है गर्मी से बचने का वही उपाय करते हैं, और जिनके पास उपाय नहीं है वो तो उस गर्मी में भी अपने आप को सहने के लिए अपने आप को ढाल लेते हैं, यानी उनका विकास हो जाता है, जिसके फलस्वरूप कभी कभी विशिष्टता उत्पन्न होती गई। रचनाएं मतलब शरीर की जो कोशिकाएं हैं, अंग हैं, उनके कार्य में भी जटिलता आती गई, जिसके कारण अभी वर्तमान जो भी जीव जंतु हैं उन सब का क्या हुआ, उन सब का शरीर जो है अधिक जटिल होता गया। हमारा शरीर भी अधिक जटिल है। इसका क्या कारण है कि हम लोग उस बंदर से अधिक विकसित हैं, है ना। तो चलिए हम लोग इसी पर बात करेंगे, है ना। तो क्रम विकास में हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे कि जो भी विशिष्ट जीव होते हैं उनका विकास किस किस रूप में होता है। तो जब भी हम किसी जीव के विकास की बात करेंगे ना, तो हमेशा याद रखिए दो चीज़ों का जरूर जिक्र करेंगे। ये दो चीज़ निश्चित रूप से सम्मिलित होते हैं। वो ये कि एक जीव का दूसरे जीव से संबंध, एक जीव से दूसरे जीव के साथ संबंध। और याद रखिए कि ये जो संबंध होता है उस जटिल
होता है। मतलब एक जीव थोड़ा सा कम जटिल और दूसरा इससे अधिक जटिल। जैसे हम मनुष्य और चिंपांजी की बात करें, है ना, तो हम थोड़ा सा अधिक जटिल हो गए चिंपांजी से, ये संबंध। और दूसरा, जैव विकास तभी होता है जब वातावरण की बात है, क्लाइमेट, वातावरण उसका कैसा है, संपूर्ण वातावरण की हम बात करते हैं। वातावरण में जब परिवर्तन होता है तभी जाकर एक जीव से दूसरे जीव, अर्थात जीव विज्ञान के शब्दों में अगर कहें तो एक प्रजाति से दूसरे प्रजाति का जन्म होता है। आबादी के प्रत्येक जीव के अस्तित्व का अपना एक प्राकृतिक रूप होता है। जीव के प्राकृतिक जो आबादी वाला जो समूह होता है, उसके अन्य सदस्यों में आपसी संबंध के बगैर जाति की संकल्पना नहीं कर सकते। किसी भी जाति में जैव विकास तभी हो सकता है जब एक जीव का संबंध दूसरे जीव के साथ व्यक्त होता है। विकास सिद्धांत के बिंदु के अंतर्गत अगर हम देखें तो इसमें भी दो बातें होती है। विकास सिद्धांत, अगर हम जैव विकास की बात करें आंतरिक रूप से, एक है जीनी संरचना, यानी एक जीव का जीन का संरचना कैसा है, और दूसरा कैसे वातावरण जीव में अनुकूलन, विभिन्नता उसका कायम रहना तथा उसके जीवन इतिहास को प्रभावित करता है। यानी अगर यूँ बात करें तो ये एक जीव के साथ दूसरे जीव के साथ जो संबंध होता है, वह जटिलता जो होती है वह जीनी प्रारूप के द्वारा व्यक्त होता है। आज भी हम क्यों कहते हैं कि हमारा संबंध चिंपांजी के साथ है, तो अक्सर ऐसा देखा जा सकता है कि उसका जो जीन का संरचना है वो हमारे जीन का संरचना वो लगभग एक समान होता है। तो जीनी प्रारूप या जीनी संरचना विषय कहते हैं। जीनी संरचना के आधार पर हम एक जीव के साथ दूसरे जीव का संबंध हम देख सकते हैं। और दूसरा फिर वही बात आ जाएगी, ये वातावरण ही होता है जो जीनी संरचना को भी बदलता है, नए वातावरण में रहने को उत्प्रेरित करता है, जीवन शैली को प्रभावित करता है और किसी जीव में विभिन्नता को जन्म देता है। और वो विभिन्नता जीनी प्रारूप के द्वारा ही आनुवांशिक होता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचित होता जाता है। और ये जब संचय होता है तो मैं अगर सीधी सी बात करूँ, ये थोड़ा विभिन्नता जब बहुत दिनों तक अनुवांशिक होते रहता है या वंशागत होते रहता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये थोड़ी जो विभिन्नता जाते रहती है, परिणाम स्वरूप लंबे अवधि के बाद की अगर हम बात करें तो एक ऐसा परिणाम आपको देखने के लिए मिलता है कि वह अपनी पुराने जो वंशज है उस वंशज से काफी भिन्न लगने लगता है आने वाला अगला जो पीढ़ी होता है, बहुत बाद वाला जो पीढ़ी होता है। लेकिन तब भी हम उसी प्रजाति की कहेंगे। प्रजाति कब बदलता है बताया हूं कि जब उन दोनों के बीच सेक्सुअल रिलेशनशिप तो हो लेकिन बच्चे उत्पन्न न हो सके, या बच्चे तो हो लेकिन वो बच्चे जो है फर्टाइल न हो, यानी जनन करने के योग्य न हो, तो दो अलग अलग प्रजाति मान लिया जाता है। जैसे हम घोड़ा और गधा का उदाहरण 10वीं कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा है कि उससे खच्चर जन्म होता है, और खच्चर जो होता है वो फर्टाइल नहीं होता है, मतलब जनन करने के लायक नहीं होता है। और इसी आधार पर घोड़ा की अलग प्रजाति है और गधा की अलग प्रजाति है। लेकिन अगर जीन की बात करें तो जीन प्रारूपी लगभग एक समान होता है,
लेकिन वातावरण के अनुसार ऐसा वातावरण उसके घोड़ा के लिए तैयार हुआ कि थोड़ा सा तेज दौड़ने लगा, हट्टा कट्टा हो गया, खाने पीने लगा एनर्जी के लिए, तो उसका शरीर में भी थोड़ा सा वृद्धि हो गया, ताकत अधिक हो गया, तो घोड़ा बन गया। तो ये कुछ सिचुएशन आते हैं कि एक प्रजाति से दूसरे प्रजाति बन जाते हैं। अब अगर हम बात करें तो अंत में हम क्या कह सकते हैं कि वातावरण ही विकास प्रक्रम में निर्देशात्मक शक्ति है। अगर विकास की अगर हम बात कर रहे हैं तो वातावरण ही ऐसा होता है जो विकासीय शक्ति है, यानी विकास को शक्ति प्रदान करता है। वातावरण अगर नहीं बदलता तो विकास नहीं होता। जीव वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करता है, हम जानते हैं। यह उसके जीवी संरचना अथवा जीन समूह तथा उत्परिवर्तित जीन तथा जीन संयोजन पर आधारित होता है। कोई जीव वातावरण के अनुसार ही वातावरण से वह क्रिया करता है या एक जीव दूसरे जीव के साथ क्रिया करता है। जीनी संरचना का अनुकूलन महत्व उस बात पर निर्भर करता है कि जिसमें कि वह जीव रहता है। अगर हम वातावरण को बदल दें, हमने कहा कि किसी जीव का संरचना उसके अनुकूल अर्थात उसके वातावरण पर निर्भर करता है। यह सत्य है, ये भी बात कैसे सत्य है? तो जो जल में रहने वाले लोग हैं और जो स्थल पर रहने वाले हैं, वातावरण अलग अलग हो गया। तो जल में रहने वाले और स्थल पर रहने वाले, क्या उन दोनों का जीन समान होगा? नहीं होगा। वातावरण बदल जाता है तो जीन का संरचना भी बदल जाता है। तो ये विकास का कथा है। कहने का मतलब कि अगर हम जल में रहने वाले प्रजाति से तुलना करें अगर स्थल पर रहने वाले प्रजाति से, तो वातावरण ही बदला जिसके कारण जीन बदला, तभी जाकर मछली से मेढक भी बना। मछली और मेढक का जीन तो एक समान होगा, लेकिन बहुत अधिक अंतर होगा। क्यों? क्योंकि वह बहुत अधिक जीन में बदलाव के कारण उसका शरीर का संरचना अलग हो गया, रहन सहन अलग हो गया, उसका अनुकूलन अलग हो गया। अगर जीन नहीं बदलता तो नई प्रजाति नहीं बनता। क्रम विकास का अध्ययन जो है जीव विज्ञान की एक निश्चित एवं सबसे महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक है। इसका अध्ययन भी अन्य महत्वपूर्ण विज्ञानों की भांति प्रयोगों एवं परीक्षणों पर आधारित होना चाहिए। बिना प्रयोग और परीक्षण पर क्रम विकास को भी नहीं परखा जा सकता है। क्रम विकास के अध्ययन की इस दिशा में अपने कुछ सीमाएं हैं। विकास एक अत्यंत धीमा प्रक्रम है। मैंने बताया कि लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। बहुत सारे विकास आदि काल में हो चुके हैं, अब तो बहुत धीमा हो गए हैं। और यद्यपि अगर हम कल्पना करें तो बहुत सारे विकास अभी भी चल रहे हैं, लेकिन हम उनसे अनजान हैं। जैसे हम मछली से मेढक की बात किए, तो क्या आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि अभी इस परिस्थिति में भी कुछ जीव ऐसे होंगे जो बदलाव। तो इसमें मुख्य रूप से हम लोग प्रजाति कैसे बदलते हैं और नई प्रजाति कैसे जन्म होता है, ये तो बहुत बाद का विषय है। इसके पहले हमें एकदम शून्य से जानना पड़ेगा, एकदम शुरू से, कि सबसे पहले इस पृथ्वी पर जीव किस प्रकार है, कैसे आए, यानी जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ये हमें जानना पड़ेगा। और इसके लिए जीवन की उत्पत्ति के लिए
एनसीईआरटी बुक में तो सिर्फ जो है प्रत्यक्षतः प्रमाण के रूप में जो प्रमाणित है, जो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रमाण के आधार पर कुछ कुछ बताया, उसका जिक्र किया हुआ है। लेकिन यह आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जीवन की उत्पत्ति के लिए बहुत से ऐसे भी सिद्धांत दिए गए हैं जिनका कोई प्रमाण नहीं है। तो फिर भी हमें उन सभी सिद्धांतों को भी जानना पड़ेगा, जानना चाहिए। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत पर। जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत, इसमें हम आपके समक्ष बहुत सारे सिद्धांत प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम आज चर्चा करेंगे स्वतः जनन। एक सिद्धांत है, स्वतः जनन। थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ में सबसे पहले है स्वतः जनन। इसको हम लोग स्पॉन्टेनियस जेनरेशन कहते हैं, यानी किसी जीव का अपने आप जन्म ले लेना। इस सिद्धांत को कहते हैं स्वतः जनन। और ये सिद्धांत हम आप और बहुत लोगों में यह चर्चा का विषय है। हम सभी बहुत लोग यह जानते भी हैं कि जीव अपने आप जन्म ले लेते हैं। जैसे आप इसका उदाहरण आप स्वयं भी देख सकते हैं कभी, और इस पर भी आपका विश्वास होगा। और यहाँ तक कि मैं आपको प्रमाण के लिए कहूँ तो आप प्रमाण भी दे सकते हैं। कैसे? स्वतः जन्म के बारे में आप अपने घर के अगल बगल झांकिए, बाढ़ का पानी आया हुआ है, या बाढ़ का नहीं बारिश का पानी आया हुआ है, खेतों में जमा हुआ है। आप सोचिए, कभी खेतों में आपने बंसी लेकर बच्चों को मछलियां मारते देखा है? अब जरा सोचिए कि इन खेतों में मछलियां कहाँ से आ गई। क्या आपने मछली के अंडे दिए थे उसमें, या नदी से लगाव है? नहीं, ये तो बारिश का पानी था गड्ढों में या कहीं भी, जिसके कारण पानी जमा हो गया और उसमें मछलियां आ गई। इतना ही नहीं, मछलियों के साथ साथ अन्य भी, गड़ई भी आपको मिल जाते हैं, केकड़ा भी मिल जाते हैं, ऐठा भी मिल जाते हैं खेतों में। आखिर ये अचानक कहाँ से आ जाते हैं? जरा सोचना चाहिए इन सभी बातों को। बरसात कहीं न कहीं आपका ध्यान स्वतः जनन सिद्धांत पर जरूर चला जाता है। ये तो हम अपनी बात की है, लेकिन अगर हम मिस्र वासियों की बात करें, ये स्वतः जनन सिद्धांत जो है यह कहाँ से उत्पन्न हुआ? तो मिस्र से। मिस्र से स्वतः जनन का सिद्धांत। और मिस्र वालों का कहना था, उनका विश्वास था कि जब नदी का कीचड़ जब सूख जाता है तो सूखने के पश्चात उसमें से मछली, मेढक, सांप, घड़ियाल इत्यादि उत्पन्न हो जाते हैं अपने आप स्वतः जनन से। और इस मत के अनुसार मक्खियां, अगर मांस कहीं कोई जीव जैसे सड़गल रहे हैं, मांस सड़गल रहा है, वहां से मक्खी उत्पन्न हो जाते हैं अपने आप। छेना फाड़ दिए, दूध कहीं फटा हुआ है, छेना, वहां से तितलियां उत्पन्न हो जाती हैं। ये कौन सा सिद्धांत है? स्वतः जनन। कहाँ से उत्पन्न हुआ? मिस्र से उत्पन्न हुआ, है ना।
लेकिन जहाँ तक यह मत आपको भी अच्छा लग रहा था और इस मत पर आपका भी विश्वास बन रहा था, तो आपका विश्वास या मिस्र का विश्वास एक वैज्ञानिक ने तोड़ दिया था। उस वैज्ञानिक का नाम था फ्रांसिस्को रेडी। फ्रांसिस्को रेडी 1680 में इसने एक प्रयोग किया। 1680 ईस्वी में कैसा प्रयोग किया, क्या किया इसमें? इन्होंने क्या किया कि 3 जार लिया। जार समझते हैं, बोयाम, कांच का, शीशा का बोयाम। और इन 3 जारों में मांस के कुछ टुकड़े डाल दिए। तो याद कीजिए, स्वतः जनन जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत के अनुसार कि मांस के टुकड़े से मक्खियां उत्पन्न होती हैं, यह सिद्धांत था। इस सिद्धांत पर इन्होंने प्रयोग किया और मांस का टुकड़ा लिया। एक को इन्होंने बहुत कपड़ा से, मखमली कपड़ा से ढक दिया एकदम पूरा टाइट। दूसरे को पेपर से ढक दिया, कागज से, और तीसरे को यूं ही खुला छोड़ दिया। 1-2 दिनों के बाद फ्रांसिस्को रेडी ने 1680 ईस्वी में क्या देखा, तो देखा कि कुछ मक्खियां बैठी हुई हैं और उनके अंडे हैं। कपड़ा वाला पर, पेपर वाला पर भी कुछ मक्खियां बैठी हुई हैं और इस पर भी अंडे हैं। अंडों से ही इनका लार्वा बनता है, जिसको डिंबक कहते हैं। मक्खियों के छोटे बच्चे जो मक्खी के समान नहीं होते हैं, इसलिए शिशु नहीं कहते, उनको लार्वा कहते हैं। और फिर इन्होंने देखा कि इस पर बहुत सारे लार्वा भी मिले और अंडे भी मिले और मक्खियां इस पर उड़ रही थी। तो इन्होंने क्या बताया, यह सिद्धांत टूट गया ना। कैसा सिद्धांत? स्वतः जनन का। उन लोगों ने कहा था, मिस्रवासियों ने, कि मांस के टुकड़े से मक्खियां उत्पन्न होती है। देखिए, मांस का टुकड़ा हमने बंद कर दिया, तभी इसके बावजूद अब अंदर तो कोई जाएगा तब ना। कहाँ, इसके अंदर तो मक्खी उत्पन्न हो जाना चाहिए था ना, नहीं हुआ। और इस पर उत्पन्न हुआ। मक्खी तो थे, आए थे, लेकिन कहाँ, अंडे दिए ऊपर ही। और अंडों से ही डिंबक बना, लार्वा बना, है ना। तो एक तो ये मिस्र का जो सिद्धांत था स्वतः जनन, ये टूट गया। और दूसरा, इन्होंने एक और चीज भी बता दिया। क्या बताया, ये ध्यान दीजिएगा। ध्यान दिया कि किसी एक जीव की उत्पत्ति पहले से उत्पन्न जीवों से ही होती है। किसी एक जीव की उत्पत्ति, जैसे लार्वा है या अंडा, तो उसकी उत्पत्ति, अब इससे बच्चे बनेंगे ना मक्खी के, तो किसी एक जीव की उत्पत्ति पूर्व से स्थित जीवित जीव से ही उत्पन्न हो सकती है, और हुई। तो ये बात बताने वाले थे फ्रांसिस्को रेडी 1680 में। आज मैंने जो कुछ भी पढ़ाया उसको संक्षेप में या अपने भाषा में, जैसे मैंने आपको अपने भाषा में समझाया, आप भी अपने भाषा में लिखने की कोशिश करें। और स्वतः जनन पर जो अभी मैंने बताया और फ्रांसिस्को रेडी ने जो बताया, इस पर भी एक नोट्स तैयार करके आप मुझे सेंड करें। सो आज के लिए इतना ही। कल हम और भी आपको लुई पाश्चर का जो प्रयोग है उस पर भी चर्चा करेंगे। थैंक यू।